नमस्कार, आप देख रहे हैं F4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज सबसे अहम खबर के साथ करेंगे। दिल्ली वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी सुनवाई सामने आई है। वक्फ कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 7 दिन का समय दिया है। सरकार के जवाब तक कोई बदलाव नहीं होगा। बोर्ड परिषद में कोई नियुक्ति नहीं होगी। सिर्फ 5 याचिकाकर्ता ही याचिका दे डी नोटिफाई और कलेक्टर को नहीं बदला जाएगा। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बड़ी अपडेट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़े यहां पर बड़े ऐलान कर दिए हैं और इसको लेकर के तमाम तस्वीरें अब बिल्कुल क्लियर होती हुई जा रही है। सुनवाई को लेकर के अब आगे की तफ्तीशी में क्या कुछ बदलाव होना है, क्या कुछ बदलाव नहीं होगा, उसको लेकर के बड़ी बातें कह दी गई है। और एक और अहम जानकारी सामने आ रही है। बड़ी और अहम अपडेट आपके साथ साझा करते हुए चले। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा की पीएम मोदी से मुलाकात हुई है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हुई है। संगठनात्मक चुनाव को लेकर 1 घंटे की चर्चा चली। बीजेपी सांगठनिक चुनाव के मद्देनजर ये बैठक हुई है। चुनावी रणनीति पर मंथन की अटकलें तेज है। बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो चलिए खबरों की ओर रुख करेंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश की तरफ, जहां पर नीमच में आज 86वें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ के शौर्य को सलाम किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पशुपति से तिरुपति का हौसला रखने वाले दुर्दांत नक्सलियों को आज 4 जिलों में समेट कर रख देने में सीआरपीएफ का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने यह भी बताया कि सीआरपीएफ की स्थापना और उसका ध्वज देने का काम करता है। भारत महान नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करता है। इस समारोह में सीआरपीएफ के योगदान को विशेष रूप से सराहा गया, जो नक्सलवाद, आतंकवाद और अन्य सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में अहम भूमिका निभा रहा है। उसके चार्टर को भी बहुत बखूबी से उन्होंने चिन्हित करने का काम किया और सरदार पटेल के ही दिखाए हुए रास्ते पर इतनी लंबी मजल एक गौरवमयी यात्रा सीआरपीएफ ने समाप्त की है। और आज 248 बटालियन सहित 4 जोनल मुख्यालय, 21 सेक्टर मुख्यालय, 2 परिचालन सेक्टर मुख्यालय, 17 रेंज और 39 प्रशासनिक रेंज में लगभग 3 लाख जवान बटकर हर जगह पे देश की शांति और सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। हमारा चलिए आगे बढ़ेंगे। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की ओर से चार्जशीट दायर किए जाने के बाद कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। चार्जशीट के बाद कांग्रेस केंद्र सरकार के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में है। इसी क्रम में कांग्रेस ने नांदेड़ जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सामने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। उनका कहना है कि सरकार को हमारे विरोध पर ध्यान देना चाहिए और राहुल गांधी के खिलाफ की गई कार्रवाई को तुरंत वापस लेना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी ने आगे भी हिंसक विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दे दी है। उनका कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार राजनीतिक प्रतिशोध के तहत नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता सांसद राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ ईडी के माध्यम से कार्रवाई करा रही है। ये कार्रवाई बदले की भावना से की गई है। और वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने इंदौर मध्य प्रदेश में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर के राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ जमकर के प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद किया गया है।
बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड की 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों का धोखाधड़ी से अधिग्रहण किया है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर प्रतिशोध की राजनीति का आरोप लगाया है और देश भर में प्रदर्शन किया। और वहीं ओडिशा में आज पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और विधानसभा अध्यक्ष सूरमा पाढ़ी ने ओडिशा विधानसभा परिसर में एक गरिमामयी समारोह के दौरान बीजू पटनायक को पुष्पांजलि अर्पित की। बीजू पटनायक ने ओडिशा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनकी नेतृत्व क्षमता और दृष्टिकोण को हमेशा याद किया जाएगा। इस मौके पर कई अन्य वरिष्ठ नेता और विधायक भी मौके पर मौजूद रहे। ये श्रद्धांजलि सभा ओडिशा की राजनीति और इतिहास में एक अहम क्षण है, जहां पटनायक के योगदान को संजोते हुए उन्हें याद किया गया। तो राजस्थान की रेत अब सिर्फ तपती नहीं बल्कि रोशनी भी बांट रही है। जैसलमेर के विनाजपुरा में आज देश की ऊर्जा यात्रा का नया अध्याय जुड़ा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मिलकर 975 मेगावाट क्षमता वाले मेगा सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। ये प्लांट न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे देश को हरित ऊर्जा की दिशा में एक मजबूत कदम देने जा रहा है। थार के रेगिस्तान में बसे इस ऊर्जा मंदिर से आने वाले वक्त में लाखों घरों को बिजली मिलेगी और वो भी बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। सरकार का दावा है कि यह प्रोजेक्ट हर साल लाखों टन कार्बन उत्सर्जन को रोकेगा और भारत के नेट जीरो लक्ष्य को पाने में एक अहम कड़ी बनेगा। जैसलमेर अब सिर्फ बॉर्डर की चौकसी नहीं करता बल्कि ऊर्जा क्रांति की भी अगुवाई कर रहा है। बिहार की ओर रुख कर लेते हैं। आज इंडी गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। इस पर अखिलेश यहां पर बताते हुए चले कि तमाम इंडी गठबंधन के नेता इसमें मौजूद होंगे। इस पर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा ने प्रतिक्रिया भी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हम मिशन बिहार में निकल चुके हैं और दिल्ली में तेजस्वी यादव की बैठक सफल और सुखद रही। उन्होंने आगे कहा कि इसी बैठक के आधार पर आज इंडी गठबंधन की बैठक यहां हो रही है। साथ ही 20 अप्रैल को मल्लिकार्जुन खड़गे यहां 2 बड़ी रैलियां करेंगे। इसके अलावा महिला कांग्रेस का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किया जाएगा, जो पार्टी के आगामी घोषणा पत्र की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। देखिए, मैंने और पूरी कांग्रेस ने श्री राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में तय कर दिया कि हम मिशन बिहार में निकल चुके हैं। ये मेरा पहला दौरा नहीं है। प्रभारी कृष्णा आलावरू जी ऑलरेडी यहाँ पर बैठे हुए हैं। दिल्ली में आपने देखा तेजस्वी यादव जी की बैठक हुई, अच्छी और सुखद बैठक हुई। उसी को लेकर आज फिर इंडिया अलायंस की बैठक यहाँ होने वाली है। 20 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ 2 बड़ी रैली बक्सर और पटना में करने वाले हैं। महिला कांग्रेस का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जो है वो हमारा 18 और 19 तारीख को सदाकत आश्रम में होने जा रहा है। कल 17 तारीख को हमारा जो प्रियदर्शनी उड़ान प्रोजेक्ट है, जहां पर हमने सैनिटरी वेंडिंग मशीनें हमारी बहनों को दी है, घर बैठे बैठे काम और कमाई के साधन हो, और किस तरीके से जो महामारी बनती जा रही है, कितनी इतनी महंगाई बेरोजगारी में हमारी गरीब बहन बेटियां जो है वो पैड नहीं खरीद पा रही है, तो उनको भी हमने प्रियदर्शनी उड़ान के तहत एक प्रोजेक्ट है जिसका जो है दौरा करने में जाऊंगी। और हम लोग अपना जो है अब घोषणा पत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, मैंने और पूरी कांग्रेस ने श्री राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे। पश्चिमी चंपारण के मलदहिया गांव में एक मर्डर मिस्ट्री ने पुलिस के होश उड़ा दिए थे, लेकिन अब बेतिया पुलिस अधीक्षक और शिकारपुर थाना की सक्रियता ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है कि कैसे शुरू हुआ ये खौफनाक खेल। 2 दोस्त साजिद और फैज मिलकर के इम्तियाज को पहले तो अपहरण करते हैं, फिर फिरौती की मांग करते हैं और जब सब उलझ जा गया तो इम्तियाज की हत्या कर दी जाती है। पुलिस को भ्रम में रखने के लिए फिरौती की रकम 10 लाख तय की जाती है, जबकि इम्तियाज के घर की माली हालत ऐसी नहीं थी। फिर उसकी लाश तौलाहा रेलवे ट्रैक के पास मिलती है और पुलिस की जांच बढ़ती है। दबाव में आकर दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। क्या था इनकी साजिश का असली कारण?
तीनों युवक एक ही लड़की से प्यार करते थे, लेकिन इम्तियाज को शक था कि वो लड़की उसे ज्यादा चाहती है। इस अहम को लेकर साजिश रची गई और इम्तियाज को रास्ते से हटा दिया गया। पुलिस की अब तक की कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी ने मामले को सुलझा लिया है। मिसरूल खातून पति कौसर अली साकिन मलदहिया पोखरिया वार्ड नंबर 14 थाना शिकारपुर जिला पश्चिम चंपारण बेतिया के द्वारा दिनांक 12 अप्रैल 2025 को एक लिखित आवेदन देते हुए यह बताया गया था कि उनके पुत्र इम्तियाज अली उम्र करीब 15 वर्ष सुबह 9:30 बजे से घर से निकले और फ़ोन पर बात कर रहे थे और अपने स्कूल में टीसी के संबंध में जानकारी प्राप्त करने गए थे, परंतु वह घर नहीं लौटे और 2:35 बजे अपराह्न में उनके पुत्र के मोबाइल से ही उनके अपहरण हो जाने एवं 10 लाख की फिरौती के संबंध में मैसेज प्राप्त हुआ था। हम लोगों ने तुरंत घटना का संज्ञान लिया और एसएचओ के द्वारा मुझे इसकी जानकारी दी गई। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और शिकारपुर थाना कांड संख्या 401-25 दिनांक 12 अप्रैल। चलिए खबरों की ओर रुख करेंगे। नांदेड़ जिले के कई गांव में गंभीर जल संकट पैदा हो गया है। बता दें कि बोरवेल का पानी खत्म हो जाने के कारण लोगों को इसे भरने के लिए घंटों बोरवेल पर इंतजार करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि हमें पानी भरने के लिए दिन भर काम करना पड़ता है। वहीं स्थानीय महिलाओं का कहना है कि गांव में पानी नहीं होने के कारण बच्चों की शादी नहीं हो रही है। गांव में कई अविवाहित बच्चे हैं, लेकिन कोई भी लड़कियां देने को तैयार नहीं होता क्योंकि गांव में पानी नहीं है। ग्रामीणों ने सांसद अशोक राव चौहान से इस ओर ध्यान देने और गांव में स्थायी जलापूर्ति उपलब्ध कराने की मांग की है। आमचे सोयरी का जवळच्या जवळ असो आता देवा म्हणून आमच्या सोयराने दिलं। त्याच्या 2 पोरी आहे, आमच्या मायबापाचे आम 2 होते, ते धानराला एक दिलं, इथे एक दिलं, ते डागाला जाऊन तिचं भराव पाणी आणून बोरवाडीला असं आणून पिल्यान जलम काळ्या बा। कधीपासून पाणी नाही? 60-70 वर्ष झालं मला, तेव्हापासून नाही। पोरगी होते तिथून इथे यावं पाण्याला, ते याच्यामध्ये बोरवाडी आमचे सोयरी का जवळच्या जवळ। वहीं नागपुर में शिक्षक के नाम पर शिक्षक नहीं बल्कि एक बड़ा घोटाला खड़ा कर दिया गया है। जिस पेशे को सबसे पवित्र माना जाता है, वहीं पर फर्जीवाड़ी का ऐसा मिसरूल खातून पति कौसर अली साकिन मलदहिया पोखरिया वार्ड नंबर 14 थाना शिकारपुर जिला पश्चिम चंपारण बेतिया के द्वारा दिनांक 12 अप्रैल 2025 को एक लिखित आवेदन देते हुए यह बताया गया था कि उनके पुत्र इम्तियाज अली उम्र करीब 15 वर्ष सुबह 9:30 बजे से घर से निकले और फोन पर बात कर रहे थे और अपने स्कूल में टीसी के संबंध में जानकारी प्राप्त करने गए थे, परंतु वह घर नहीं लौटे और 2:35 बजे अपराह्न में उनके पुत्र के मोबाइल से ही उनके अपहरण हो जाने एवं 10 लाख की फिरौती के संबंध में मैसेज प्राप्त हुआ। मामला नहीं है, पूरे नेटवर्क हम लोगों ने तुरंत घटना का संज्ञान लिया और एसएचओ के द्वारा मुझे इसकी जानकारी दी गई। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और शिकारपुर थाना कांड संख्या 401-25 दिनांक 12 अप्रैल 25 धारा 142 BNS मिसरूल खातून शिक्षण घोटाळा जो शालांत आयडी संदर्भात होता। मिसरूल खातून पति कौसर शिक्षण घोटाळा जो शालांत आयडी संदर्भात होता, त्याच्या संदर्भात आतापर्यंत आपण 5 लोकांना अटक केलेली आहे। त्याच्यामध्ये जे डेप्युटी डायरेक्टर ऑफिसचे त्याच्यामध्ये 3 लोक आहेत, विथ डायरेक्टर डेप्युटी डायरेक्टरांसहित आणि इतर एक, आणि जो फुडगे म्हणून जो आहे जो मुख्याध्यापक म्हणून त्या ठिकाणी बोगस कागदपत्राद्वारे लागला तो एक, असे त्या ठिकाणी 5 आरोपी अद्याप आमच्या पिशा पोलीस कस्टडी रिमांडमध्ये आहेत। त्याच्या अनुषंगाने आमचा तपास सुरू आहे। सर अजून काही तक्रारी आल्या आहेत का या अनुषंगाने? त्याच्या अनुषंगाने काही पूर्वी पण ॲप्लिकेशन आलेले आहेत आणि त्या संदर्भात पण आम्ही माहिती घेतो की असे ॲप्लिकेशन पूर्वी आलेले आहेत किंवा काही लोक येतात, पण काही सदर पोलीस स्टेशनला जरी काही लोक आले तरी ते सदरची घटना। तो नागपुर की पहचान बना पांचपावली फ्लाईओवर अब बीते कल की तस्वीर बनने जा रहा है। 31 साल की लंबी सेवा के बाद इस ऐतिहासिक उड़ान पुल को तोड़ने का काम आज यानी 15 अप्रैल से
पहले के दिन ही शुरू हो गया था और अगर आज की बात करें तो इस पर और भी तेजी के साथ कार्य किया जा रहा है। 1994 में बना ये फ्लाईओवर सिर्फ एक सड़क नहीं था, बल्कि उत्तर से दक्षिण नागपुर को जोड़ने वाला वो जीवन रेखा थी जिस पर लाखों गाड़ियां दौड़ी, लाखों कहानियां गुजरी। लेकिन अब समय का तकाजा है और वक्त कह रहा है अब विदा का समय है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इंदौर से दिघौरी तक 9 किलोमीटर लंबा नया फ्लाईओवर बन रहा है। 700 करोड़ की लागत से बनने वाला ये नया प्रोजेक्ट शहर के ट्रैफिक लाइफलाइन को नया रूप देने वाला है और इसके लिए 5 पावली फ्लाईओवर को हटाया जाना जरूरी हो गया है। पुराने फ्लाईओवर की हालत अब जर्जर हो चुकी है। 24 घंटे की आवाजाही, भारी ट्रैफिक और पिछले साल की बारिश ने इसकी बुनियाद को कमजोर कर दिया था। पुल का बीच का हिस्सा दब चुका है और बारिश के मौसम में पानी भरने की समस्या भी सामने आई। अब जब ठेका कंपनी एनसीसी ने तोड़ने की सारी तैयारियां पूरी कर ली है, मशीनें और जरूरी सामान साइट पर पहुंच चुके हैं, तो आज से शुरू होगा एक ऐतिहासिक अलविदा। 1 महीना चलेगा ये काम और इसके साथ ही नागपुर शहर के पहले फ्लाईओवर का आधिकारिक अंत होगा। इतिहास खुद को दोहराता है और भविष्य नए रास्ते बुनता है। अब देखना है कि नया फ्लाईओवर पुराने की तरह ही शहर की रफ्तार को कितनी मजबूती से थामता है। तो वहीं भंडारा में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का बैनर फाड़े जाने को लेकर के संदेह ने तनाव को पैदा कर दिया। माहौल बेहद ही तनावपूर्ण हो गया। मामला गांधी चौक का है, जहां 14 अप्रैल के मौके पर लगे एक बैनर के फटने के बाद अंबेडकर अनुयायियों ने नाराजगी जताते हुए थाने का रुख किया और दोषी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें सामने आया कि बैनर किसी इंसान ने नहीं बल्कि शाम को आई तेज आंधी और बारिश से फट गया था। अब पुलिस ने सभी से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाहों से बचने की अपील की है। हालात पर पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। तो मुंबई के घाट कोपर से एक बार फिर मराठी बनाम गुजराती विवाद की खबर ने तुल पकड़ लिया है। एक हाउसिंग सोसाइटी जहां गुजराती बहुलता है और केवल 4 मराठी परिवार रहते हैं, वहां अब भाषा और संस्कृति के नाम पर भेदभाव के आरोप सामने आए। मराठी परिवारों का आरोप है कि सोसाइटी में उन्हें गंदा कहा जाता है, मछली खाने को लेकर निजी निकाहों से देखा जाता है और उनके साथ निम्न वर्गीय व्यवहार किया जाता है। अब ये मामला मराठी गुजराती टकराव में बदलता जा रहा है। दोनों पक्षों में तनाव है और सोसाइटी में अशांति का माहौल बनता जा रहा है। फिलहाल स्थानीय प्रशासन और पुलिस मामले की गंभीरता को समझते हुए सुलह कराने की कोशिश में जुटी हुई है। और वहीं मुंबई नासिक राजमार्ग पर भिवंडी तालुका के बहुली गांव में स्थित गुप्त वेयरहाउस में अचानक ही भीषण आग लग गई। इस आग में लकड़ी के प्लाईवुड और कागज से भरे 7 गोदाम जल करके खाक हो गए। साथ ही एक ट्रक भी आग की चपेट में आकर पूरी तरह से जल गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने पर दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई है। सूचना मिलते ही भिवंडी निजामपुर सिटी नगर निगम की दमकल गाड़ियां तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए तेजी से काम किया और बड़ी दुर्घटना को टाल दिया। इस आग की घटना से गोदाम में रखे गए सामान को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।